वेलकम टू आईटीएन मास्टर। मेरा नाम है जितेश भगत और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और वो है हाइड्रोकार्बन। देखो, हाइड्रोकार्बन एक ऐसा चैप्टर है जो अगर तुमको अच्छे से आता है तो फिर तुम्हारा ट्वेल्थ का केमिस्ट्री बहुत ही ट्वेल्थ का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है स्पेशली वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही बार बार रिपीट होगा वहां पे बहुत बार। अब जैसे अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, इसमें जब तुम जाओगे तो बहुत सारा चीज हाइड्रोकार्बन का मोर देन 20 to 30%, 30% से ज्यादा चीज जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होगा। इसलिए कोशिश ये करना कि हाइड्रोकार्बन को बहुत अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज को समझो। कोई भी डाउट्स रहे तो कमेंट जरूर करना, ठीक है? तो हाइड्रोकार्बन में प्राइमरली इसको तीन पार्ट में बांटा गया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है? एक एक करके तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आएगा लास्ट लास्ट में, वो चैप्टर ही अलग है तो वो तो अलग से करेंगे, ठीक है? तो हम लोग अभी आज के लेक्चर में एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं और एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? देखो, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, ये तो तुम लोग बचपन से जानते हो। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 0 होगा एल्केन का। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 1। और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 2। ठीक, ये अपने को याद होना चाहिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि अगर किसी के पास पाई बॉन्ड या रिंग है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक पाई बॉन्ड के लिए एक आता है और एक रिंग के लिए एक आता है। इस एल्कीन के पास एक पाई बॉन्ड होगा तो एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। एल्काइन के पास दो पाई बॉन्ड होगा तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। एल्केन के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो उसके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्कीन और एल्काइन जो होगा बेटा वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्केन का अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात करूं तो अगर मैं फिजिकल स्टेट का बात करूं तो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये जो चारों है ये चारों कलरलेस और ओडरलेस गैस है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, ये आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे मास बढ़ता है ना, मोलर मास जैसे जैसे बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब बढ़ता है एल्केन का, ठीक है? क्योंकि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर अपने केमिकल बॉन्डिंग को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि केमिकल बॉन्डिंग में वंडरवाल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है ना? तो फिजिकल स्टेट की बात करूं तो C1 C4 यानी मीथेन से लेके ब्यूटेन तक जो होगा वो कलरलेस ओडरलेस गैस होगा। C5 से लेके C17 तक का जो होगा वो कलरलेस ओडरलेस लिक्विड होगा। ये लिक्विड फॉर्म में है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, मास बढ़ रहा है। और C18 ऑनवर्ड जो है वो कलरलेस सॉलिड होगा, वैक्सी सॉलिड होता है। ये कैसा? वैक्सी सॉलिड, कलरलेस वैक्सी सॉलिड होगा। ये इसका फिजिकल स्टेट है, ठीक है? अब कुछ पॉइंट्स हैं वो जो देख लो। एल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एल्केन कैसा है? नॉन पोलर है क्योंकि पोलैरिटी इसमें है नहीं। सब कार्बन जो होगा एल्केन में वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा नहीं तो पोलैरिटी नहीं आएगी। तो अगर नॉन पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा या नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा? नॉन पोलर में। लाइक डिजॉल्व लाइक। तो नॉन पोलर, चूंकि एल्केन नॉन पोलर है तो वो कौन से सॉल्वेंट में घुलेगा? नॉन पोलर, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, CCl4 हो गया, इस सब में वो आसानी से घुल जाएगा। क्या एल्केन पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम है। इनफैक्ट जैसे जैसे मास बढ़ाते जाओगे एल्केन का, मोलर मास, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे, सॉल्युबिलिटी और कम होता चला जाएगा क्योंकि एल्केन्स जो होते हैं ना वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी से रिपेल, मतलब पानी से में डिजॉल्व नहीं होते, पानी वाटर हेटिंग बोल सकते हैं उसको, ठीक है? तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ाते जाओगे एल्केन्स का वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होता जाएगा, वैसे ही एल्केन बहुत ही कम सॉल्युबल होता है। ठीक, सो एल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड सो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है नॉन पोलर। दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि पानी हो गया। देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, आप छाप लीजिए इसको। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट पे आओ। देखो, सबसे पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करेगा? वैन डर वाल फोर्स। भाई दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है वही डिसाइड करेगा ना कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। और वैन डर वाल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। ठीक, अब समझो, मोलर मास अगर मान लो सेम हो, अगर मान लो मैं आइसोमर्स की बात करूं, फॉर आइसोमर्स अगर मोलर मास सेम हो
तो ध्यान रखना कि जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होगा, क्योंकि वैंडरवाल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है। और अगर ब्रांच तुम बढ़ाते जा रहे हो, सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते जा रहे हो, तो ब्रांचिंग बढ़ता है तो सरफेस एरिया कम होता है। स्फेयर का सरफेस एरिया कम सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल शेप रहेगा, उसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा। तो अगर तुम मान लो ब्यूटेन की बात करते हो, ब्यूटेन में मान लो मैंने एन ब्यूटेन लिया, ये हमारा एन ब्यूटेन है, ठीक है, और हमारे पास आइसो ब्यूटेन भी है, मान लो ये हमारा आइसो ब्यूटेन है। अब तुम बताओ, आइसो ब्यूटेन में तुमने क्या किया, एक ब्रांच बढ़ा दिया, यहाँ पे ब्रांचिंग कम है, यहाँ पे ब्रांचिंग ज्यादा है। जैसे ही ब्रांचिंग बढ़ा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस है। रीजन समझा? ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम होता है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। सही है? तो जितने ब्रांचेस बढ़ाते जाओगे सरफेस एरिया कम होगा, वैन डर वाल फोर्स कम हो जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इनफैक्ट मेल्टिंग पॉइंट भी आगे बताऊंगा, ठीक। अब देखो सिंपल सा बात है, ये सरफेस एरिया देखो, ऐसा सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे समझो कि ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ऐसे सरफेस एरिया देखो तो ये क्या है, कम है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। ऐसे सोचना है, ठीक है, ओके, छाप लेना है इसको। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट में भी वही बात है, अगर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। बट अगर मान लो आइसोमेरिक एल्केन है, आइसोमर्स है, तो ध्यान रखना जो सिमेट्रिकल एल्केन होता है, एक जैसा सिमेट्रिकल एल्केन, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। रीजन इसमें एक चीज और है, सिर्फ और सिर्फ मोलर मास डिसाइड नहीं करता है मेल्टिंग पॉइंट को। मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करता है स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब एक के ऊपर दूसरा स्टैक कैसे हो रहा है, फिट बैठ रहा है कि नहीं, फिट बैठ रहा है कि नहीं, एक के ऊपर दूसरा। तो जब एक के ऊपर दूसरा स्टैक हो जाएगा, अच्छे से फिट, अच्छे से बैठ जाएगा, तो उसमें उसको हटाना मुश्किल होगा, क्योंकि मेल्ट तुम सॉलिड को करोगे ना, सॉलिड में तो स्टैकिंग होगा मॉलिक्यूल्स का, तो जितना स्ट्रॉन्ग स्टैकिंग, जितना सिमेट्रिकल स्टैकिंग होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन में पहली बात कि मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन मोलर मास, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन स्टैकिंग, ठीक। दूसरी बात, अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन है किसी भी चेन में, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि ऑड नंबर वाला जो कार्बन होगा उसमें अनसिमेट्रिकल होगा, और अनसिमेट्रिकल होगा तो स्टैकिंग अच्छे से नहीं होगी। तो ये बात याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन। मतलब की बात क्या है, मतलब की बात क्या है कि मान लो हमारे पास ये पेंटेन है, ये क्या है, पेंटेन है, और ये हेक्सेन है। अब इन दोनों को मैं देखूं तो इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन है और इसमें इवन। अब इसका सिमेट्री देखो, इसका ज्यादा सिमेट्री है, इसमें स्टैकिंग ज्यादा प्रॉपर होगा इसके कंपैरिजन में। ये तुम्हारा हेक्सेन है, तो बेटा किसका ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, हेक्सेन का ज्यादा होगा। सही है, क्लियर। ऑड नंबर वाले का कम होता है, इवन नंबर वाले का ज्यादा होता है। रीजन इसका क्या है, इवन नंबर वाले में स्टैकिंग ज्यादा अच्छा होता है। ओके, एल्केन्स आर रिलेटिवली लेस रिएक्टिव एंड सो दे आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। ये पैराफिन का मतलब ही होता है लिटिल रिएक्टिविटी या लिटिल एफिनिटी, तो इसको इसलिए पैराफिन बोलते हैं, इसकी रिएक्टिविटी कम है, नॉन पोलर है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, तो इसलिए रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। अब मेल्टिंग पॉइंट के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, इसको आप जल्दी से छाप लें, फिर हम मेल्टिंग पॉइंट के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। देखो जैसे मान लो, पहले मैं बॉइलिंग पॉइंट का एक चीज बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास है, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, हाइड्रोजन टाइम वेस्ट होगा इसलिए नहीं लिख रहा हूं, ये एन पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, ठीक, और ये अपना नियोपेंटेन है। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो अभी बताया ब्रांचिंग बढ़ने से, ये सब का मास क्या है, सेम है, क्योंकि ये सब आइसोमर है, तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, सीक्वेंस क्या आ जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के केस में क्या है, स्टैकिंग मैटर करता है। तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट देखना चाहूं, तो मेल्टिंग पॉइंट में अगर मान लो कि एक पेंटेन है एक ब्यूटेन है, तब तो पेंटेन का ज्यादा होगा, उसमें सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि पेंटेन का मास ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो कि यही चारों है,
यही तीनों है, चारों नहीं, यही तीनों है। ये तुम्हारा एन पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, नियोपेंटेन। तुम ही लोग बताओ इसमें सबसे ज्यादा सिमेट्रिक कौन दिख रहा है तुमको? ये लास्ट वाला दिख रहा है कि नहीं? इसमें चारों साइड से सेम टाइप का कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। तो ये सबसे ज्यादा, दिस इज मोस्ट सिमेट्रिक। और चूंकि ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है, चूंकि ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट होगा। ये सबसे कम सिमेट्रिक है। इसके बाद ज्यादा सिमेट्रिक कौन है? पहला। तो अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं और इसको 3 बोलूं, तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा 3 का, 3 के बाद 1 का, 1 के बाद 2 का। रीजन क्या है? स्टैकिंग, सिमेट्री। रीजन क्या है? सिमेट्री, स्टैकिंग। क्लियर? ये तो सारी स्टोरी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की। अब हम लोग देख रहे हैं कि बनाएंगे कैसे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन को बनाते कैसे हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, सारे मेथड्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है कि अगर मान लो एल्कीन है और एल्काइन है, एल्कीन और एल्काइन को रिड्यूस कर दें, उसमें हाइड्रोजिनेट कर दें, तो उससे बन सकता है। मतलब हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। अगर मैं एल्कीन और एल्काइन के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो बन जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास इथीन है, और इथीन के अंदर मैं क्या कर सकता हूं? इसके अंदर मैं हाइड्रोजन डालूंगा, बट हाइड्रोजन अपने आप, मतलब बिना कैटेलिस्ट के यहाँ हाइड्रोजनेशन नहीं होता है। हाइड्रोजनेशन के लिए कैटेलिस्ट लेना पड़ेगा। क्या ले सकते हैं? प्लैटिनम ले सकते हैं, पलेडियम ले सकते हैं, निकेल ले सकते हैं, राइट। प्लैटिनम ऑक्साइड ले सकते हैं, PtO2। अब इसमें जब इसका रिएक्शन होगा इसके साथ, तो ये एल्केन बन जाएगा। कैसे? यहां से हाइड्रोजन का सिन एडिशन होगा, तो ये बनेगा CH3CH3। सिन एडिशन मतलब सेम साइड से एडिशन होगा हाइड्रोजन का। ये जो कैटेलिस्ट है ना, इस कैटेलिस्ट के ये मान लो कैटेलिस्ट है, कैटेलिस्ट के सरफेस पे हाइड्रोजन ऐसे एड्जॉर्ब हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन सेम साइड से इससे जुड़ेगा, सेम साइड से ऐसे, तो सेम साइड से जुड़ेगा, तो ये सिन एडिशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? सिन एडिशन। क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। अब क्या होगा इससे, वो आगे देखेंगे हम लोग। तो ये एल्कीन का है। एल्काइन से कैसे बना सकते हैं? इसको जल्दी छापो, फिर एल्काइन का देखते हैं। देखो एल्काइन से कैसे बना सकते हैं। एल्काइन से पहले तो एल्कीन बनेगा। मान लो हमने इथाइन ले लिया, ठीक है, और इथाइन का रिएक्शन हमने H2PT के साथ कर दिया, ठीक कर दिया, तो ये पहले बनाएगा एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे इसको फिर से H2PT डालना पड़ेगा। अगर मैं वापस से इसमें H2PT डाल दूं, तो ये क्या बना लेगा? एल्केन बना लेगा। क्या बना लेगा? एल्केन बना लेगा। क्लियर है? सिंपल चीज है। अब यहाँ पे एक दो चीजें हैं जो तुमको याद रखना है। एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं सबाटियर सेंडेरेंस रिएक्शन। सबाटियर सेंडेरेंस रिएक्शन, ये क्या होता है? जब हम कैटलिस्ट निकेल लेते हैं और निकेल के साथ हीट करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे, मान लो मैंने एल्कीन लिया, एल्कीन एल्काइन कुछ भी ले सकते हो, और यहां मैंने कैटलिस्ट के तौर पे निकेल यूज किया, H2Ni यूज किया, और टेम्परेचर रखा 300 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं ऐसा करता हूं और इससे मैं एल्केन बनाता हूं, तो इस रिएक्शन का नाम है सबाटियर सेंडेरेंस रिएक्शन। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो होती है नेम रिएक्शन। अगर तुम्हारा नेम रिएक्शन अच्छा है, तुम नेम रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को याद रखते हो, तो तुम 30-40% क्वेश्चन आसानी से ऑर्गेनिक के निपटा दोगे जेई और नीट में। तो नेम रिएक्शन, अब जैसे ये नेम रिएक्शन है सबाटियर सेंडेरेंस रिएक्शन, ठीक है, तो ये नेम रिएक्शन है। अगर मान लो H2 और PtO2 यूज करते, तो उस कैटलिस्ट का नाम है एडम्स कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट है, ये जल्दी से लिख लो, फिर मैं बताता हूं तुमको। अगर मान लो इसी रिएक्शन के अंदर मैं ऐसा करता, इसी रिएक्शन के अंदर मैं ऐसा करता कि कैटलिस्ट यूज करता मैं H2 के साथ यूज करता PtO2, प्लैटिनम ऑक्साइड, तो उस कैटलिस्ट का नाम है एडम्स कैटलिस्ट। सेम चीज है कि मान लो मैंने प्रोपीन लिया, प्रोपीन का रिएक्शन मैंने H2 और PtO2 प्लैटिनम ऑक्साइड के साथ कर दिया, तो ये क्या बनाएगा प्यारे बच्चों? CH3CH2CH3। क्या बना लेगा? प्रोपेन बना लेगा। तो कैटलिस्ट का नाम है एडम्स कैटलिस्ट, और ये रिएक्शन का नाम है सबाटियर सेंडेरेंस रिएक्शन। क्लियर है? ओके, छापो जल्दी। ये तो एक मेथड हो गया। और कैसे बना सकते हैं? अगर मान लो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, और एल्काइल हैलाइड से मैं कैसे भी करके हेलोजन हटा दूं, तो वहां से एल्केन बन जाएगा।
तो मान लो ये मैंने अल्काइल हैलाइड लिया RX, X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जनरली मैं फ्लोरीन नहीं लेते हैं हम लोग, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब मान लो ये ZnCu का कपल है और साथ में हमने अल्कोहल ले लिया, तो ये जितने भी तुमको दिख रहे हैं ना, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये सब क्या है? दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है भाई? क्योंकि ये सब ना हाइड्राइड प्रोड्यूस करता है H-। क्या प्रोड्यूस करता है? H-। अब सिंपल है, H- इस पे अटैक किया, हेलोजन को निकाल दिया। समझो, सिंपल सा बात है। SN2 याद है? SN1 SN2 हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा था। तो ये H- इस पे अटैक किया और यहां से हेलोजन को भगा देगा, तो ये क्या बना लेगा? RH बना लेगा। सिंपल। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी क्या रिलीज करता है? H-। ये हाइड्राइड है, नाम ही है हाइड्राइड, ठीक। सोडियम इथेनॉल, उसके बाद सोडियम और मरकरी का अमलगम ले लो और साथ में पानी ले लो, ये सब वही काम करेगा, रिड्यूस करेगा और इसको एल्केन को, एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है? सिंपल चीज है, याद रखने वाली चीज है। अब आते हैं वुर्ज रिएक्शन पे। अल्काइल हैलाइड से ही बनाते हैं वुर्ज रिएक्शन में। वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि सोडियम लेते हैं और साथ में हम लोग ड्राई ईथर यूज करते हैं। दिस इज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। ये क्या है? सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक। अब ये क्या करता है, यहां से 2 मोल NaX निकल जाएगा। देखो, अगर XCl है तो 2 मोल NaCl निकल जाएगा, Br होगा तो 2 मोल NaBr निकल जाएगा, और तुम्हारा बनेगा क्या? RR। ये R और ये R आपस में कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिया CH3Cl, 2 मोल Na, और इसमें मैंने ड्राई ईथर ले लिया, डी मतलब ड्राई ईथर है। यहां से बेटा 2 मोल NaCl निकल जाएगा और ये क्या बनेगा? इथेन बन जाएगा। CH3 हमारा इथेन बन गया और 2 मोल NaCl निकल जाएगा। ये जो बाई प्रोडक्ट है, इसको नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, है ना, क्योंकि हमको मेजर प्रोडक्ट देखना है कि हमको बनाना क्या है, हमको एल्केन बनाना है। एल्केन हम ऐसे बनाएंगे। अब देखो, इसमें तुम कायदे से देखो, क्या इससे मैं मिथेन बना सकता हूं? 2 एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ रहा है, तो क्या इसमें कभी भी मिथेन बनेगा? द आंसर इज नो। मिथेन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। मिथेन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से मिथेन बनाना असंभव है, बन ही नहीं पाएगा मिथेन। सही है? क्लियर? अब समझो, इसमें एक खास बात आता है, इसको जल्दी से लिख लो। अब इसमें एक खास बात आता है, खास बात यह आता है कि इससे हम लोग प्रेफरेबली सिमेट्रिकल एल्केन बनाते हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन जिसके अंदर होता है वो एल्केन बनाते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना इसके लिए अनइकोनॉमिकल है, अच्छा नहीं रहता है, महंगा पड़ता है। वो क्यों महंगा पड़ेगा वो समझाता हूं। तो प्रेफरेबली हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन बनाते हैं। क्यों? वो समझो। मान लो कि मैं किसी कंटेनर के अंदर CH3Cl लिया, साथ में मैंने ले लिया सोडियम ले लिया ऑब्वियसली, और साथ में मैंने लिया CH3Cl CH2CH3, मतलब मैंने एक मिथाइल क्लोराइड लिया, एक इथाइल क्लोराइड लिया। अब समझो, जब भी तुम रिएक्शन करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि एक एक मॉलिक्यूल लेके रिएक्शन करवाते हो। रिएक्शन एक कंटेनर के अंदर होता है। उस कंटेनर में मान लो इसका मैंने 1 मोल भी लिया, तो इसका कितना मॉलिक्यूल होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इसका भी 1 मोल लिया तो उस कंटेनर में कितना मॉलिक्यूल होगा? 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि तुम गिन सकते हो, मतलब पागल हो जाओगे, गिन ही नहीं पाओगे, इतना ज्यादा मॉलिक्यूल है। तो भाई समझो, जब तुम कंटेनर में इतने सारे इसके मॉलिक्यूल है और इतने सारे इसके मॉलिक्यूल है, तो ये जब इससे कंबाइन होगा तब तो सिंपल है, ये बना लेगा प्रोपेन। क्या बना लेगा? प्रोपेन। CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बना लिया। बट जब ये आपस में भी तो कंबाइन हो सकता है, CH3Cl 2Na Cl CH3, क्योंकि इसके भी तो खूब सारे मॉलिक्यूल्स है ना, मिथाइल क्लोराइड भी तो उसके अंदर भरा पड़ा है। तो भाई जब ये आपस में कंबाइन होगा तब तो इथेन भी बना लेगा, और ये एक ही कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है तो उसी कंटेनर में प्रोपेन भी बना, इथेन भी बना। क्या ये भी आपस में कंबाइन हो सकता है इथाइल क्लोराइड वाला? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा? उसको क्या दिक्कत है? वो भी कंबाइन होगा, और बेटा कंबाइन होके क्या बनाएगा? जब ये दोनों आपस में कंबाइन होगा तब तो ये ब्यूटेन बना लेगा। अब समझो, मान लो तुमको बोला गया था प्रोपेन बनाने को, तुमको क्या बोला गया था? प्रोपेन बनाने को, और तुमने लगा दिया वुर्ज रिएक्शन। तो तुम किसी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, मान लो तुम उसके अंदर
इंजीनियर हो, तुम काम केमिकल इंजीनियर हो, तुम काम कर रहे हो और तुमने ये मेथड से उसको प्रोपेन बना दिया। अब समझो बनाना था प्रोपेन 100 लीटर मान लो, और तुमने 33.33 लीटर ये बनाया, 33.33 ये बनाया, 33.33 ये बनाया, और तुम्हारे पास ऑर्डर है प्रोपेन का, और तुमने इथेन भी बना दिया और ब्यूटेन भी बना दिया, तो तुमको रखेगा कि भगाएगा? तुमको थप्पड़ मार के भगा देगा। क्यों? क्योंकि बोलेगा कि भाई तेरे को ऑर्डर इस चीज का था 100 लीटर का, ये बनाना था, ये दोनों का नीड ही नहीं है, मेरे को इन्वेंट्री नहीं रखना है, स्टॉक बना के नहीं रखना है। बात समझ रहे हो? तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बाकी प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, और तुम खुद सोचो अब ये तीनों एक ही कंटेनर में है, तो इसको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाना पड़ेगा, और उसके लिए एक अलग सेटअप चाहिए, उसके लिए अलग खर्चा चाहिए। तो ये मेथड सुइटेबल मेथड नहीं है अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने का। बात समझ में आया? तो अपन क्या बोलेंगे कि विद द हेल्प ऑफ वुर्ज रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्केन इज प्रेफर्ड, प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन इज प्रेफर्ड। क्या प्रेफर करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। सो विद द हेल्प ऑफ वुर्ज रिएक्शन preparation of symmetrical alkane, preparation of symmetrical alkane is preferred, क्यों बेटा समझ आया? क्योंकि सिमेट्रिकल जब बनाएंगे, मान लो मैंने दोनों सेम ले लिया तो सिमेट्रिकल बनेगा। अगर मैं मिथाइल क्लोराइड लिया तो इथेन बनेगा, इथाइल क्लोराइड लिया तो ब्यूटेन बनेगा, है कि नहीं? बट अगर मैं यहां पे अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने जाऊंगा तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा जो कि अनइकोनॉमिकल होगा, उसको सेपरेट कर पाना मुश्किल होगा, खर्चीला होगा, इसलिए हम लोग अनसिमेट्रिकल प्रेफरेबली नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं है नहीं बनेगा, प्रेफरेबली नहीं बनाएंगे। क्लियर है? छाप लो इसको जल्दी से। ये स्टोरी था वुर्ज रिएक्शन का। अब वुर्ज रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है भाई, कैसे होता है समझो। इसका दो मैकेनिज्म है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, एक आयनिक मैकेनिज्म है। पहले आयनिक मैकेनिज्म बताता हूं क्या होता है। देखो दो सोडियम है, ये सोडियम का काम क्या है भाई? सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो दो सोडियम है तो 2Na+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास था अल्काइल हैलाइड RX। अब तुमको पता है ये जब टूटेगा बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? हैलोजन लेके जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो लेके कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन, हैलोजन। तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास आएगा, इसके पास, और इसके पास आएगा तो ये क्या बनाएगा? R- बना लिया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आया, एक तो पॉजिटिव चार्ज जो था उसको भरा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस चार्ज आ गया, और प्लस X- निकल गया यहां से। समझा क्या हुआ? यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन आया ये जब टूटा होगा तो X- तो निकल गया, क्योंकि X जो है हैलोजन वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, R पे प्लस आया। बट यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन आया उसकी वजह से R पे भी माइनस आ गया। अब देखो ये R- है, क्या है? R-, और RX का दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा ये इस पे अटैक करेगा और यहां से हैलोजन को भगा देगा, तो ये क्या बनाएगा? RR प्लस X-। अब ये दोनों X- दो Na+ के साथ कंबाइन होके 2 मोल NaX निकल जाएगा और तुम्हारा एल्केन बन जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म है। यहाँ पे क्या हो रहा है? SN2 हो रहा है, ये इस पे अटैक किया, हैलोजन निकल गया सेम टाइम पे, तो इसको क्या बोलते हैं? SN2। अगर तुमको याद हो कि एक लीव करता है और एक अटैक करता है, लेकिन एक ही सिंगल स्टेप में होता है, राइट? तो ये तो तुम्हारा आयनिक मैकेनिज्म हो गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है। देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है? सोडियम है, सोडियम यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na+ इलेक्ट्रॉन, सही है, क्लियर। अब यहां से क्या होगा? R है, X है, ये जब यहां से टूटा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये अब R- बना लेगा और X- तुम्हारा निकल गया, R- बना लेगा। अब ये जो R- है, ऐसे R- तो बहुत सारे होंगे, ऐसे R- तो बहुत सारे होंगे, ये बना, तो अब ये जो R- है और जो दूसरा R- है ये दोनों आपस में क्या होगा? कंबाइन, और कंबाइन होके क्या बना लेगा? RR। क्लियर। और ये जो तुम्हारा Na+ है और X- है ये मिलके क्या बना लिया? NaX। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो वुर्ज रिएक्शन को दो मैकेनिज्म से एक्सप्लेन किया जाता है, तो फ्री रेडिकल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और
दूसरा हम लोग SN2 यानी कि आयनिक मैकेनिज्म से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सही है, चलो। वैसे मैकेनिज्म का इसमें कोई खास जरूरत है नहीं। कोरी हाउस सिंथेसिस क्या है? देखो, कोरी हाउस सिंथेसिस में क्या है, इससे हम लोग सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं। कैसे? हमने लिया एल्काइल हैलाइड RX, इसका रिएक्शन पहले लिथियम के साथ होता है, लिथियम के साथ रिएक्ट करता है ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर लेंगे तो ये RLI बनाया, इसको बोलते हैं एल्काइल लिथियम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एल्काइल लिथियम। अब एल्काइल लिथियम जो होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तुमको पता होगा रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन बैठा है? लिथियम बैठा है। तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत होती है, तो हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए इसमें इनर्ट मेटल को इंट्रोड्यूस करते हैं। कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, उसको इनर्ट मेटल बोला जाता है। तो इसको CuX क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये बनाया R2, ये 2 मोल लेंगे, यहाँ पे 2 मोल लिया जाएगा और ये बनाएगा R2CuLi। ये जो बना, ये तुम्हारे यहाँ गिलमन्स रिएजेंट, इसका नाम है जैसे एडम्स कैटलिस्ट था वैसे ही है गिलमन्स रिएजेंट R2CuLi। इसको बोलते हैं डाई एल्काइल, 2 एल्काइल है, लिथियम क्यूपरेट, इसका नाम है डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट। वैसे तुम क्या याद रखोगे? गिलमन्स रिएजेंट याद रखना। सही है। अब ये जो गिलमन्स रिएजेंट है, ये इस R डैश के साथ, 2 R है और 2 R डैश है, दोनों आपस में कंबाइन होके 2 मोल R डैश बना लिया। लिथियम है एक हैलोजन के साथ कंबाइन होके LiX और कॉपर दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन होके CuX। ये तो बाई प्रोडक्ट है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। R डैश बन गया। अब तुम समझो, अगर मैंने लिया होता CH3 होल टू CuLi, ये गिलमन्स रिएजेंट लेता और इसका रिएक्शन मैं करता CH3Cl के साथ, 2 मोल CH3Cl के साथ। तो तुम ही बताओ प्रोडक्ट इसमें सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? ये भी CH3, ये भी CH3, तो क्या बनता? CH3 ये कैसा बना? सिमेट्रिकल बना। मैं अगर अनसिमेट्रिकल बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? गिलमन्स रिएजेंट तो पहले हमने बना लिया है, तो मान लो मैंने सेम गिलमन्स रिएजेंट लिया CH3 होल टू CuLi और इसका रिएक्शन हमने कर दिया CH3CH2Cl का 2 मोल लिया। अब यहां से CH3 है और यहां से इथाइल है, मतलब यहां मिथाइल है, यहां इथाइल है, तो ये मिलके प्रोपेन बना लेगा कि नहीं? बोलो, ये 2 मोल, ये भी 2 मोल बनाएगा। अब ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि वुर्ज रिएक्शन का जो एक लिमिटेशन था कि उससे हम लोग सिमेट्रिकल ही बनाते थे, यहां पे हम सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। ये स्टोरी है कोरी हाउस सिंथेसिस का। अब तुम बताओ, क्या कोरी हाउस सिंथेसिस से मीथेन बनाया जा सकता है? बताओ, क्या कोरी हाउस सिंथेसिस से मीथेन बनाया जा सकता है? द आंसर इज नो। कोरी हाउस सिंथेसिस से मीथेन नहीं बना सकते हैं। क्लियर है बात? क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि ये कपल हो रहा है भाई, दो एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ रहा है, तो आर आर ही बनेगा। स्मॉलेस्ट इससे कौन बनेगा? इथेन बनेगा। तो मीथेन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। इस मेथड से मीथेन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? समझ में आ रहा है? आई होप सो। छाप लो इसको। ये है कोरी हाउस सिंथेसिस। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या है? देखो, फ्रैंकलैंड में क्या होता है कि 2 मोल एल्काइल हैलाइड लिया, RX जिंक के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये पहले बनाता है डाई एल्काइल जिंक। कैसे? देखो, जैसे मान लो मैंने लिया CH3Cl या Br कुछ भी ले लो, 2 मोल लिया और इसका रिएक्शन जिंक के साथ किया, तो जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहां से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो अब इस CH3 और दूसरे CH3 पे सेम उसी प्रकार से जो वुर्ज रिएक्शन में हुआ था, आयनिक मैकेनिज्म याद है? तो यहां से क्या होगा? देखो समझो, जिंक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो तुम्हारा CH3 है, CH3Cl, ये तो निकल गया, ये निकला और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास आ गया, तो इसके पास जैसे आएगा तो ये क्या बनाएगा? CH3 माइनस। और जिंक पे कौन सा चार्ज आ चुका है? 2 प्लस, और ये CH3 माइनस है। ऐसा एक और CH3 माइनस बनेगा, और भी सारे बहुत सारे बनेंगे। तो 2 CH3 माइनस और एक Zn2 प्लस मिलके क्या बनाया? CH3 Zn CH3, ये बना लेगा। यहां पे ये बनाया, इसको बोलते हैं डाइमिथाइल जिंक। डाइमिथाइल जिंक ये बना लिया।
अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो तुम्हारा बना है CH3ZnCH3, ये वापस से एल्काइल हैलाइड यानी CH3Cl के साथ 2 मोल CH3Cl के साथ कंबाइन होगा और ये बना लेगा एक CH3 और एक CH3 मिलके CH3CH3 यानी कि इथेन बनाएगा। इधर वाला भी मिलके इथेन बनाएगा तो टोटल 2 मोल इथेन बनेगा और अपना तुम्हारा ZnCl2 निकल जाएगा। यहां से ZnCl2 निकल जाएगा। क्लियर है? ये है फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन भी सिंपल है, मतलब इसके अंदर भी क्या हो रहा है, एक तरह से देखो तो कपल ही हो रहा है, 2 मिलके एल्केन बना रहा है। अब यहां भी प्रॉब्लम है, क्या यहां पे मैं मीथेन बना सकता हूं? क्या मैं यहां मीथेन बना सकता हूं? द आंसर इज नो, यहां भी मीथेन नहीं बना सकते। जल्दी से छापो इसको, फ्रैंकलिन रिएक्शन को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे? देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या, सबसे पहली बात इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब ये बहुत ही ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हर जगह टपक के आ जाएगा, तो इसको अच्छे से समझो। तो अब इसको अगर मैं देखूं RMgX को, तो ये R में तो कार्बन होगा एल्काइल में, और मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये जो बॉन्ड टूटता है बहुत आसानी से टूटता है, और ये टूट के आसानी से देगा R- और MgX पे प्लस, ये आसानी से देगा। मतलब ये जो है ये बहुत आसानी से न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है, क्योंकि R पे कौन सा चार्ज आया, माइनस, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो बहुत आसानी से न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल बहुत जगह पे रिएक्शन करेगा, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बनेगा कैसे, इसको बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाएंगे, RX लेंगे, बस ध्यान रखना कि X जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा, फ्लोरीन नहीं होगा। उसमें भी ज्यादातर केस में ब्रोमीन और आयोडीन को यूज किया जाता है, क्लोरीन को नहीं यूज, कम यूज करते हैं, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसी वजह से, और साइज छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ मजबूत होता है, तोड़ना मुश्किल होता है। अब इसमें हमने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, और ड्राई ईथर ले लिया। क्या ले लिया, ड्राई ईथर ले लिया। क्या होगा, यही वही चीज होगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, याद करो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक के जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, फिर ये बॉन्ड टूटा तो इस पे चार्ज क्या आया, माइनस, तो अब मैग्नीशियम बीच में घुस गया, R पे भी माइनस, X पे भी माइनस, मैग्नीशियम को 2 माइनस चाहिए क्योंकि 2 प्लस है, तो दोनों साइड से बीच में घुस जाएगा, क्या बनाएगा, RMgX। ये है मेथड इसका बनाने का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, जल्दी छापो इसको। अब इसका यूज कैसे होगा, अब इससे मैं एल्केन कैसे बनाऊंगा। देखो मान लो कि मैंने लिया CH3Mg और Br, और इसका रिएक्शन मान लो मैंने किसी से भी कर दिया जो इसको H+ दे दे, या तो तुम इसका रिएक्शन पानी से कर दो, पानी से कर दो, पानी से करोगे, या तुम इसका रिएक्शन अल्कोहल से कर दो, CH3CH2OH, यहां से भी H+ मिल सकता है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा CH3- है, यहां से अगर इसको H+ मिल जाए तो क्या ये दोनों मिलकर मीथेन बना लिया कि नहीं, वाह क्या शानदार मेथड है। क्यों, क्योंकि अभी तक मीथेन बन ही नहीं रहा था, इससे तो मीथेन भी बन गया। अब मैं मिथाइल के जगह इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लूं तो इथेन भी बन जाएगा, इसके जगह प्रोपाइल लूं तो प्रोपेन भी बन जाएगा, ब्यूटाइल लूं ब्यूटेन भी बन जाएगा। तो ये एक ऐसा रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इससे सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल और मीथेन सब बन जाएगा, इतना शानदार है। इसलिए बोल रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि एल्डिहाइड कीटोन से कैसे एल्केन को बनाया जाएगा। यहाँ पे 2 मेथड है, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन और एक है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, दोनों का मैकेनिज्म के साथ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो अगर मान लो कोई भी एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया, मान लो मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया, ठीक है, और इसका रिएक्शन मैंने क्लेमेंसन रिएजेंट होता है ZnHg और साथ में लेते हैं HCl, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा, ध्यान रखना सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा, और ये बना देगा इथेन। अगर मैं इसके जगह कीटोन लिया होता, एसीटोन लिया होता, और सेम मैं ZnHg और साथ में ले लेता HCl, तो ये बना लेता प्रोपेन, ठीक है, CH3 CH2 CH3, ये C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 में कन्वर्ट कर देगा, और आराम से तुम्हारा एल्केन बनके तैयार हो जाएगा।
अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि भाई इसका मैकेनिज्म क्या है, हो कैसे रहा है, ये इसको समझना जरूरी है। तो इसको जल्दी से छापो और मैकेनिज्म देखो। देखो मैकेनिज्म क्या है इसका, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। मान लो मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O H, ठीक, और इसका रिएक्शन मैंने कर दिया HCl के, ZnHg HCl है तो HCl से H प्लस मिलेगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर ने H प्लस को पिक किया। जैसे ही लोन पेयर ने H प्लस को पिक किया तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H प्लस H, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर ऊपर जाएगा? बिल्कुल जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्या बनेगा? CH3COH, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब जो तुम्हारा जिंक है, जिंक क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d10। तो 4s वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो लूज करता है, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब समझो, जिंक जो है तुम्हारा ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 प्लस में, और ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर मैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस जगह पे आ जाए तो इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये जाके इस पे यहाँ पे अटैक करता है। इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, लिख लेना। यहाँ पे जाके अटैक करता है। जैसे अटैक करेगा तो ये बना लेगा, यहाँ पे लिख रहा हूं, ये बना लेगा CH3COH, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस और यहाँ आ जाएगा H। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा? माइनस चार्ज। फिर अब HCl में तो पता ही है H प्लस की कमी है नहीं, यहाँ से प्रोटॉन ये पिक करेगा, फिर से तुम्हारे पास COH H और H आ गया। अब बताओ फिर से क्या होगा? फिर प्रोटॉन आएगा, ऑक्सीजन के पास फिर से लोन पेयर है, ये H प्लस को पिक करेगा। H प्लस को पिक किया तो क्या बना? OH2, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब तुम बताओ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात है? नहीं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वाटर है। वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये यहां से निकल जाएगा। पानी निकला -H2O, पानी जैसे ही निकला तो ये कार्बोकेटाइन बन गया CH3CHH, इस पे चार्ज क्या आ गया? माइनस, सॉरी प्लस। चार्ज क्या आ गया? प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि पानी निकला है तो पानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेके वो जाएगा। कार्बन पे चार्ज आ गया प्लस। अब वापस से जिंक का जो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा जिंक भी फिर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे जाके वापस से समा गया। वापस से समाया तो उस पे चार्ज अब पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ माइनस आ गया, HCl में H प्लस की कमी है नहीं, ये माइनस यहाँ से H प्लस को पिक करेगा, अल्टीमेटली CH3 बन के तैयार हो जाएगा। तो ये इसका इतना लंबा सा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए, बड़ा एग्जैक्ट मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात, इतना ज्यादा तामझाम करने की बात नहीं है। सिंपल सा होता है भाई, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ZnHgHCl डाला, आसानी से तुम्हारा वो एल्केन बन के तैयार हो जाएगा। जल्दी छापो इसको। ठीक इसी प्रकार से होता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं वो हाइड्रोजन यूज करते हैं, NH2 और साथ में C2H5OH और KOH लेते हैं। मतलब ये बेसिक मीडियम में होता है। वहां पे HCl लिया था, एसिडिक मीडियम में था, यहाँ पे KOH लेते हैं, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है। कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है। कैसे होता है? सेम चीज होगा, जो तुमने वहां लिखा था वही लिख दो यहाँ भी। एसिटल्डिहाइड NH2 C2H5OH KOH करेगा क्या? ये इसको इथेन बना देगा। अगर मैं प्रोपेनोन लेता, एसीटोन यानी कि, और सेम यही रिएजेंट लेता तो इसको प्रोपेन बना देता। ठीक है, अब इसका क्या मैकेनिज्म है वो देखते हैं। इसको जल्दी छापो, फिर मैकेनिज्म बताता हूं। देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे चल रहा है इसके अंदर। CH3C डबल बॉन्ड OH। एक बात बताओ, NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये तो बेस हो गया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब समझो, ये जो कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ये जो कार्बन होता है ना, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये जो माइनस है, लोन पेयर है, ये इस पे अटैक किया
तो क्या बना CH3CO पे माइनस NH2 इस पे प्लस आ जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया। अब जैसे ही प्लस आया तो यहां से H प्लस ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोटोन ट्रांसफर हो जाएगा, यहां से क्या होगा प्रोटोन ट्रांसफर। क्यों होगा? क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो H प्लस यहां से निकल के ऊपर चला जाएगा। तो क्या बना CH3COH H NH NH2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब बताओ क्या होगा, देखो यहाँ OH है और यहाँ H है, OH और H डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये OH हट गया, ये H आ गया, तो बीच में कौन सा बॉन्ड आया? डबल बॉन्ड। तो यहाँ से माइनस H2O, पानी हट गया और क्या बना CH3C डबल बॉन्ड N NHH और यहाँ पे एक H पहले से था, सही है। और OH तो OH इसका और इसका H निकल गया तो पानी हट गया, ठीक, ये बन गया। अब समझो, इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, लिख लेना। अब समझो अब क्या होगा, अगले स्टेप में हमारे पास तो OH माइनस का भंडार है भाई, KOH हमने लिया है, तो ये जो OH माइनस है ये इस हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, क्यों एसिडिक है? क्योंकि जब ये H प्लस हटेगा तो इस नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा और वो माइनस चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड N NH अब इस पे चार्ज क्या आ गया? माइनस। अब इसका रेजोनेंस करो, रेजोनेंस हुआ तो क्या बना CH3C इस पे आया माइनस H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N H, ये आ गया, सही है। अब पानी है सॉल्यूशन के अंदर, इतना जो H प्लस हटाए हो सॉल्यूशन के अंदर पानी है, तो प्लस H2O से इसको H प्लस मिल जाएगा, तो यहाँ पे H आ गया इस जगह पे, माइनस जहां पे है, तो CH3C यहाँ आ गया H यहां पे आ जाएगा N डबल बॉन्ड NH, सही है। क्या ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन वापस से हट सकता है? इस जगह से हाइड्रोजन वापस से हट सकता है? बिल्कुल हट सकता है। तो OH माइनस फिर से इस हाइड्रोजन को निकालेगा, हाइड्रोजन जैसे ही निकलेगा तो CH3CH N डबल बॉन्ड N इस पे चार्ज आ गया माइनस। अब क्या होगा, ये इधर आएगा और ये टूट जाएगा, यहां से N2 निकल जाएगा, देखो N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, N2 निकल जाएगा टूट के, तो क्या हुआ माइनस N2 निकला CH3CH यहाँ पे आ गया माइनस, प्लस N2 निकल जाएगा। अब वापस से प्लस H2O कर दो तो इसको H प्लस मिल जाएगा, बन गया इथेन। तो ये लंबा सा मैकेनिज्म है, ये पूरा इसका मैकेनिज्म है, जैसे क्लीमेंसन का मैकेनिज्म था लंबा सा, वैसा इसका भी मैकेनिज्म है। ज्यादा मैकेनिज्म में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस तुमको आइडिया होना चाहिए कि चल क्या रहा है। एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन है तो उसको रिड्यूस करके कैसे हम एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, छाप लो इसको। अब यहां पे एक कैच है, देखो एक चीज समझो, अगर क्लीमेंसन और इसमें मुझे डिफरेंस देखना है, क्लीमेंसन और वुल्फ किस्नर में डिफरेंस देखना है, तो मान लो कि कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है और यहां मैंने लगा दिया कुछ NH2 टाइप, ये खुद बेसिक है। अब अगर मैं इसका रिएक्शन इसको रिड्यूस करना चाहूं, इसको एल्केन में, मतलब इसको मैं CH3 में कन्वर्ट करना चाहूं, तो मेरे लिए सुइटेबल रिएजेंट कौन सा होगा, क्लीमेंसन या वुल्फ किस्नर? तो मुद्दे की बात ये है कि क्लीमेंसन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, उसके अंदर HCl लेके हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं। क्लीमेंसन कौन से मीडियम में हो रहा है? एसिडिक मीडियम में, उसके अंदर हम लोग क्या लेके रिएक्शन करवा रहे हैं? HCl लेके रिएक्शन करवा रहे हैं। तो भाई एक बात समझो, अगर मैं HCl लेता हूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, नाइट्रोजन एक NH2 जो होता है वो बेसिक होता है, तो ये क्या करेगा, HCl का H प्लस खुद कंज्यूम करने लगेगा, जबकि H प्लस का जरूरत तो यहाँ पे है, और अगर ये H प्लस कंज्यूम करने लगा तो प्रोडक्ट हमारा जो हम चाह रहे हैं वो डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये जो ग्रुप है ना, जो बेसिक ग्रुप है, वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है, तो क्लीमेंसन रिडक्शन हम लोग एसिड सेंसिटिव ग्रुप के प्रेजेंस में नहीं करा सकते हैं। तो ये खुद बेस है और वुल्फ किस्नर बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो इसके लिए बेस्ट सुइटेबल रिएजेंट कौन सा होगा? वुल्फ किस्नर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, NH2 CH3 CH2OH और साथ में KOH लेंगे और ये आसानी से अपना प्रोडक्ट बना के दे देगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा और ये NH2 ही रहेगा, क्योंकि ये बेस और बेस तो आपस में रिएक्ट करेगा नहीं, समझ रहे हो? इसी में ये क्या था, ये ग्रुप कौन सा है? एसिड सेंसिटिव ग्रुप। अगर मान लो बेस सेंसिटिव ग्रुप होता
मतलब ऐसा ग्रुप होता है जो एसिडिक है खुद, तो बेस को कंज्यूम करने लगेगा, और बेस को कंज्यूम करेगा तो वहां पे तुम्हारे लिए सुइटेबल रिएजेंट कौन सा होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन होगा। जैसे मान लो SO3H सल्फोनिक एसिड, वो खुद एसिड है तो बेस को कंज्यूम कर लेगा, तो उस केस में वोल्फ-किस्नर नहीं करा के क्या करवाएंगे, क्लीमेंसन करवाएंगे। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे जेईई एडवांस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान से देखना है। ठीक, छाप लो। अब रेड फॉस्फोरस ऐसा, ये ब्रह्मास्त्र है भाई, ये क्या है, ब्रह्मास्त्र है। क्यों, ये बोलता है जो हमसे टकराएगा एल्केन बन जाएगा, ये सबको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अगर मान लो तुमने एल्काइल हैलाइड लिया RX और इसका रिएक्शन रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ किया, तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको RH में, एल्केन बना देगा। ठीक, अगर मान लो अल्कोहल लिया CH3OH और इसका रिएक्शन किया रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CH4 मीथेन बना देगा। अगर तुमने एल्डिहाइड लिया, ये रेड फॉस्फोरस HI के साथ क्या करेगा, इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा CH3CH3। तुमने कीटोन लिया और साथ में लिया रेड फॉस्फोरस HI, ये इसको कन्वर्ट कर देगा CH3CH2CH3 में, एल्केन बना देगा। तुमने एसिड लिया, एसिड लिया, एसिड को भी रेड फॉस्फोरस HI किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन बना देगा। तुम एसिड हैलाइड ले लो, जल्दी लिखो इसको, तुम एसिड हैलाइड ले लो CH3C डबल बॉन्ड OI और ले लो रेड फॉस्फोरस प्लस HI, इसको भी ये क्या कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इससे जो टकराता है, ये सब, इस सब को ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्केन में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड हैलाइड, एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड, इस सब को रिड्यूस करके अल्टीमेटली क्या बनाता है, रेड फॉस्फोरस HI से एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना है इसको। अगला देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से कैसे बनाएंगे, उसमें एक इंपॉर्टेंट है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे रिएजेंट जो होता है, रिएजेंट जो होता है वो होता है NaOH प्लस CaO, ये सोडा ये लाइम। ठीक, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब इसमें निकल क्या रहा होगा, CO2 निकल रहा होगा। तो कैसे होता है, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH और इसके साथ लिया NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसको हीट कर दिया, तो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। याद रखना, CO2 निकलेगा तो ये जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकल जाएगा, तो एक कार्बन कम हो जाएगा प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट तुम्हारा यहाँ पे क्या बनेगा, मीथेन, और CO2 निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ सवाल ये पूछता है कि भाई ये कैल्शियम ऑक्साइड क्यों लिया, कैल्शियम ऑक्साइड क्यों लिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना वो पोरस होता है। ठीक, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और परसेंटेज यील्ड, प्रोडक्ट का जो परसेंटेज यील्ड है वो बढ़ जाएगा। ठीक, इसी वजह से कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है इसमें। तो ये सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है। मान लो मैंने बेंजोइक एसिड लिया होता, मैंने क्या लिया होता, बेंजोइक एसिड, और इसका रिएक्शन NaOH और CaO के साथ कर देता, तो ये क्या बनाता, बेंजीन बना लेता, CO2 निकल जाता। समझ रहे हो, ये CO2 यहां से निकलता तो क्या बना लेता, बेंजीन बना लेता। तो ये है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें सवाल क्या पूछा जाएगा, लिख लेना इसको, कि इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है। देखो, अगर मान लो मैंने लिया CH3CH2C डबल बॉन्ड OH और इसका रिएक्शन अगर तुम NaOH से करते हो, तो भाई सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये सॉल्ट बनाएगा, तो CH3CH2C डबल बॉन्ड OP माइनस Na+, ये सॉल्ट बना लिया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये चीज इधर आएगा और ये टूट जाएगा, ऐसे CO2 निकलेगा, तो ये चीज इधर आएगा, ये टूट जाएगा, तो ये क्या बनाया, CH3CH2 माइनस, और क्या निकल गया, CO2 निकल गया। अब समझो, ये जो बना ये कार्बन आयन है, तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनेगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन होगा, उतनी आसानी से सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन होगा, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन
decides the rate of soda lime decarboxylation। समझ रहे हो बात? जितना स्टेबल कार्बन आयन बनेगा उसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन उतना ही ज्यादा होगा। जल्दी से छापो इसको। अब मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो हमने लिया CH3 CH C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे लगा दिया NO2 और दूसरा लिया CH3 CH यहाँ लगा दिया F C डबल बॉन्ड O OH। बोला इसमें किसका रेट ऑफ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा? तो तुम बताओ। इस केस में यहाँ पे माइनस आएगा, इस केस में यहाँ पे माइनस आएगा। ये जो माइनस है उसमें माइनस आई लगेगा NO2 का और इस माइनस पे माइनस आई लगेगा फ्लोरीन का। अपने को पता है कि नेगेटिव चार्ज यानी कार्बन आयन का स्टेबिलिटी माइनस आई वाला बढ़ाता है। अब जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए रेट ऑफ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन किसका ज्यादा होगा? पहले वाले का ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। ठीक, तुमसे ये नहीं पूछेगा कि एसिड दे दिया या एसिड का सॉल्ट दे दिया और बोला सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के बाद प्रोडक्ट बताओ, वो नहीं पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस देखो, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज है, सोडियम सॉल्ट ऑफ या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लो और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या होता है देखो। मान लो हमने ले लिया CH3COO माइनस Na+, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। तुमको पता है इलेक्ट्रोलिसिस होगा, दो चीजें होंगी, एक कैथोड पे जाएगा एक एनोड पे जाएगा। अपने को पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। कैसे सोचना है वो देखो। इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये Na+ है तो Na+ तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, पॉजिटिव में है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं सकता है, तो वो गेन करेगा। तो Na+ का होगा रिडक्शन, तो Na+ जाएगा कैथोड पे। ठीक, और जो तुम्हारा CH3COO- है ये जाएगा एनोड पे। तो यहाँ पे मैं पहले प्रोडक्ट लिख देता हूं। यहाँ पे बनाएगा CH3 एल्केन बनाएगा CH3CH3 प्लस CO2 प्लस NaOH प्लस हाइड्रोजन। ध्यान रखना ये चीज बनता है कैथोड पे और ये चीज बनता है एनोड पे। अब क्यों ऐसा होता है मैं बताता हूं। इसका 2 मोल निकलेगा, इसका भी 2 मोल निकलेगा। ठीक है, इसका 2 मोल ले लेना तो हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, कैथोड पे कौन गया और एनोड पे कौन गया? कैथोड पे गया Na+ और इसका रिडक्शन होगा तो इसने एक इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम में। क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो पानी तो होगा ही, सोडियम पानी से रिएक्ट करेगा। 2 सोडियम ले लो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया, पानी से रिएक्ट करेगा, NaOH बना लिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दिया। तो ये कहां पे बना? कैथोड पे। एनोड पे कौन गया? एनोड पे गया CH3 C डबल बॉन्ड O-। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O पे डॉट और प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं इसका 2 मोल लूंगा तो ये 2 आएगा और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सही है। अब देखो यहां से CO2 निकलेगा, CO2 निकलेगा तो ये डॉट ट्रांसफर होकर CH3 पे आएगा कि नहीं? तो ये बनाएगा CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट और 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब ये CH3 डॉट आपस में कंबाइन होकर क्या बनाया? CH3 इथेन बना लिया। बोलो, इथेन बना लिया और CO2 निकल गया। तो सवाल इसमें तुमसे ये पूछा जाएगा कि क्या मीथेन बना सकते हैं? तो आंसर है नहीं। कम से कम छोटा से छोटा क्या बन सकता है? इथेन बना सकते हैं। क्या अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना सही रहेगा? आंसर है नहीं, वुर्ज रिएक्शन जैसा, क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा जैसे वुर्ज रिएक्शन में हुआ था। ठीक है। अब अगला सवाल ये पूछेगा विच गैस इज रिलीज्ड एट कैथोड? तो आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। विच गैस इज रिलीज्ड एट एनोड? तो आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हो? इस टाइप का सवाल आएगा। तो ये है कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इसको। अगला कैसे बना सकते हैं? ये सिंपल रटने वाली चीज है कि अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल कार्बाइड, वो भी बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये मीथेन बनाता है। ठीक है, तो CH4 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेरिलियम और एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो मीथेन का प्रोडक्शन होता है। ये रटने वाली चीज है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत हम लोगों को है नहीं। इसको छाप लो, सिंपल सा चीज है, इसमें रटना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना।
क्लियर? तो ये दिस वाज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अगले लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पढ़ेंगे। आई होप तुम लोगों को चीजें पसंद आ रही है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना एंड डू रीच आउट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, जो मन होता है कर दो, ठीक है? चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।